बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कार्य प्रणाली में देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कह रहा है कि उत्पादन लागत में कमी करने और अधिक लाभ के उद्देश्य से जहां वहां कारखाने स्थापित करती है। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये देखती है कि जहां हमारा खर्च कम होगा, इनकम ज्यादा होगा और मजदूर हमें सस्ता में मिल जाएंगे, वहीं पे क्या करती है, अपनी कंपनी को स्थापित करती है और सस्ते में माल का निर्माण करके महंगे में बेचती है। जैसे भारत के उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए डाबर कंपनी, जहां पे उसको सस्ती भूमि और सस्ती श्रम मिलती है, जैसे कि नेपाल में वहां पे अपनी कंपनी लगाया हुआ। भारत की जो डाबर कंपनी है नेपाल में अपना एक ब्रांच लगाया हुआ, वहां पे आसानी से लोग मिल जाते हैं और कम पैसे में मिलते हैं और भूमि सस्ती मिलती है, तो वहां पे अपना लगा के और वहां से भारत में अपना सेवा का उत्पादन कर रहा है और विश्व में कर रहा है। तो ये सारी कंपनियां करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक अनोखी पद्धति है जिसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी की एक अनोखी पद्धति है जिसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है, बाह्य स्रोतीय कहा जाता है। यानी बाहर से निर्माण करके लाना या किसी अदर जगह भेजना, उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। पूछता है कि बाह्य स्रोतीय क्या है, तो किसी वस्तु का निर्माण एक देश से बाहर दूसरे देशों में, यानी वैसे जगह पे करना जहां पे श्रम शक्ति और भूमि का प्राइस कम हो, वहां पे उसका निर्माण करके वापस अपना मंगा लेना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ना तो सारा माल स्वयं पैदा करती है ना तो उत्पादन करती है। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी सारी चीजें स्वयं उत्पादन नहीं करती है, वो अलग अलग, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि ये मार्कर हो गया तो मार्कर कैप अलग बनेगा, इसका अंदर का इंक अलग बनेगा, इंक डालने वाला अलग बनेगा, इसका कवर अलग बनेगा, पैकिंग अलग होगा, इस पर लेबर अलग आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अलग होगा। तो ये सारी चीजें अलग अलग होती है। ये नहीं कि एक ही कंपनी सारी चीज को बनाती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वही कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन अलग करती है, डिजाइन अलग करती है, पैकिंग अलग करती है और बेचती अलग है, ऑर्डर अलग दिया जाता है और स्टॉक अलग रखा जाता है। यानी सारी चीजें अलग अलग होती है। इसके उत्पादन के लिए और पूरे विश्व में नियंत्रण रखने के लिए, देखभाल करने के लिए कॉल सेंटर बनाए गए हैं। भारत में भी स्थित कॉल सेंटर है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी, जैसे एयरटेल, नोकिया, इस समय आप कंपनी में फोन करते हैं, आप ऑनलाइन मंगाते हैं, शॉपिंग करते हैं, आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, फिर से होमशॉप 18 से, ये स्नैपडील से, ये सारी चीजों से आप करते हैं, तो आप कॉल करते हैं कस्टमर केयर को, तो क्या कॉल सेंटर है। जैसे कि आप ये सिम वाले के पास कॉल करते हैं, वैसे जस्ट लाइक वे भी कॉल सेंटर है, ठीक है, जो कि आपकी समस्या का समाधान करते हैं, निदान करते हैं, आपके समस्या को सुनते हैं। अब कह बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विश्व भर में उत्पादन एक दूसरे को जोड़ना, यानी कैसे एक दूसरे को जोड़ता है। तो कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई प्रकार के अपने उत्पादन के कार्य के लिए, जैसे कह रहा है पहला में स्थानीय कंपनी से खरीद कर उसके बाद उसको उत्पादन का प्रसार करके और उसे क्या करता है, उसको एक समूह बनाकर, जैसे थम्स अप ब्रांड बन गया, कोको कोला हो गया, जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती है, छोटे छोटे ब्रांचों को देके बनवाती है, बनाने का पैकिंग करवा के अपना लेबल लगा के बेच देती है। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों में स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन करता है, यानी किसी कंपनी के साथ मिलकर उत्पादन करता है और उसे नयन प्रौद्योगिकी मिलता है और बहुराष्ट्रीय कंपनियां के साथ साथ लाती है तथा दूसरे उत्पादन के लिए उन्हें पूंजी भी देती है। यानी कह रहा है कि बहुत सारी कंपनियां जो अच्छे से काम नहीं करते, उनके साथ मिलकर उनको पूंजी का निवेश करती है। इनके पास पैसा नहीं होता है तो पूंजी देता है और उनके साथ मिलकर सामान का निर्माण करवाता है, उसमें फिर अपना लेबल लगा के बेचता है। जैसे कि आप लोग जानते थे, पहले नोकिया आता था, नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया और माइक्रोसॉफ्ट का लेबल लगा के माइक्रोसॉफ्ट आने लगा, लेकिन पुनः माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ही नोकिया का नाम नोकिया ही करके मोबाइल निकाल रही है। निवेश, निवेश और विदेशी निवेश मैंने लिखा है, तो निवेश का मतलब होता है परिसंपत्ति जैसे भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों को खरीद में व्यय की जो मुद्रा निवेश होती है उसे निवेश कहते हैं। यानी कोई भी चीज को खरीदने में जो आप पैसा लगाते हैं उसे निवेश कहते हैं। अब विदेशी निवेश क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ये निवेश विदेशों में किए जाते हैं और जिसका निवेश का वो लाभ कमाते हैं उसे विदेशी निवेश कहते हैं। यानी अपने देश में तो लगा रहे हैं तो निवेश कहलाएगा, लेकिन किसी अन्य देश में जाकर अगर पैसा लगा रहे हैं और वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, उसका फायदा आप खुद कमा रहे हैं, तो उसे कहते हैं विदेशी निवेश, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि जूता, वस्त्र, जूता, खेल के सामान, खिलौना इत्यादि जो है बहुत बड़े संख्या में छोटे उत्पादक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर उत्पादन करते हैं। यानी जूता हो गया, खेल के सामान हो गया, खिलौना हो गया, वस्त्र हो गया, ये छोटी छोटी कंपनियां भी निर्माण करती है जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर करती है। उसको फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना लेबल लगा के बेच देती है और बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन को खरीद कर ब्रांड का निर्भर करती है और दुनिया भर में उसे बेचती है। इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां संयुक्त उपकरण के माध्यम से कंपनियों को विलय करके छोटे छोटे उत्पादकों को माल की पूर्ति करवाता है और उसे एक उत्पादन का जाल फैला देता है। इस तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा विश्व भर स्थानों तक उत्पादन के संबंधित नियंत्रण रखते हैं। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो विश्व के अन्य अन्य क्षेत्रों में भी उत्पादन का नियंत्रण रखते हैं।
कह रहा है वैश्वीकरण के बाजार को एकीकरण, कह रहा है कि विदेश जो व्यापार है, यानी विदेशी में जो व्यापार है वो देश एक देश से दूसरे देश को जोड़ने का काम करता है, एकीकरण का करता है। यानी WTO जो है वो एक देश से दूसरे देश को जोड़ने का काम करता है। लगभग 193 देश हैं WTO में पूरे विश्व के। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विदेशी व्यापार का दायरा बढ़ा है और पूर्व में ही विदेशी व्यापार भिन्न भिन्न देशों को जोड़ने का काम किया। जैसे कि पहले विश्व व्यापार थी, विदेशी व्यापार की तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। ECI और BCI के शासन आप लोग पढ़े बेसिक हिस्ट्री क्लास में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में आई थी। विदेशी व्यापार और उत्पादन घरेलू बाजार से निकलकर दूसरे देशों में भी वस्तुओं को, विदेशी पूंजियों को आपस में निवेश करने का काम करते हैं। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विदेशी व्यापार पर नियंत्रण ढीलापन हुआ है, यानी आसानी से एक देश से दूसरे देश में व्यापार को कर सकते हैं, उसके लिए आप बाध्य नहीं है। इस प्रकार विदेशी व्यापार दुनिया के देशों को आपस में जोड़ने और एकीकरण का कार्य किया है। दूसरा कह रहा है वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले प्रमुख कारण क्या है। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले प्रमुख कारक क्या है, तो देख लेते हैं। कारक कह रहा है कि प्रमुख 2 कारक है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। पहला प्रौद्योगिकी एंड टेक्नोलॉजी में प्रगति। प्रौद्योगिकी के मामले में काफी विकास किया है और प्रौद्योगिकी का तीव्र उन्नति का मुख्य कारक है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में उत्प्रेरित करना। और आज हम ऐसे प्रौद्योगिकी के युग में आ गए हैं कि समय और स्थान और दूरियां सिमट कर रह गई है। और आज ऐसे हम लोग टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिए हैं कि समय दूरी सब सिमट के रह गई है। कहीं दूर जाना है, आपको अमेरिका जाना है, एरोप्लेन से आप चल जाइए। किसी से बात करनी है, आप टेलीफोन से बात कर लीजिए, वीडियो कॉलिंग बात कर लीजिए। तो क्या हो गया है, दूरी कम हो गई है। यातायात और दूर संचार के क्षेत्र में काफी प्रौद्योगिकी ने भौगोलिक दूरियों को काफी समय कम कर दिया है और खर्च भी घटा दिया है। पहले जल के माध्यम से, जलयान से हम लोग जाते थे, सालों महीनों लग जाता था एक देश से दूसरे देश में जाने में, खर्च भी होता था, डर भी होता था। लेकिन आज क्या है, आज सुलभ हो गई है, पहले से कम खर्च हो गया है। कह रहा है कि परिवहन प्रौद्योगिकी बहुत उन्नति हुई है। लंबी दूरियां एवं वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति से कम लागत संभव हो गया और माल ढोने के लिए भी कंटेनर इत्यादि का उपयोग किया है। कंटेनर आप लोग देखे होंगे, ट्रक वाला भी कंटेनर होता है, रेलवे का भी बड़ा बड़ा कंटेनर होता है, सामान ढुलाई करता है। माल ढुलाई में भी कमी आई है, यानी जो माल ढुलाई लागत पहले अधिक होती थी उसमें भी अब कमी आई है। रेल हवाई जहाज के माध्यम से भी इस वस्तुओं को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान हम लोग कर सकते हैं। दूसरा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास में वैश्वीकरण की प्रक्रिया काफी तेजी आई है। यानी सूचना में जैसे कि टेलीविजन, मोबाइल टेलीफोन, फैक्स, मेल इत्यादि जो हम दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए उपग्रह काफी मददगार होते हैं। जो सैटेलाइट होता है, उपग्रह होता है, उसी के माध्यम से आप लोग वीडियो कॉलिंग, टेलीविजन या एवरीथिंग जो टेक्नोलॉजी से काम करते हैं वो सारी चीजें करते हैं। आज कंप्यूटर हर घर में प्रवेश कर गया है, प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। इंटरनेट के बिना दुनिया अधूरी है, यानी इंटरनेट पे जो चाहे आदमी कर सकता है, घर के कोने में बैठे हुए दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा यानी ईमेल भेज सकता है और कम मूल्य में दुनिया में किसी भी इंसान से बात कर सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए वैश्वीकरण काफी प्रसिद्ध मददगार हुआ है। यानी हम लोग कहीं भी बैठे हुए किसी से बात कर सकते हैं, किसी वस्तु को भेज सकते हैं, कोई चीज जान सकते हैं। ये सब टेक्नोलॉजी के कारण ही संभव हो पाया है। कम लागत पर पत्रिका और पाठ्य विषय यानी किताब वगैरह पढ़ सकते हैं। योजना, डिजाइन, इंटरनेट, दूर संचार के माध्यम से मुंबई कार्यालय भेज सकते हैं। मुंबई कार्यालय से न्यूयॉर्क डिजाइन करने के आधार को प्रकाशित किया जाता है। छपाई के लिए पत्रिका को वायुयान द्वारा न्यूयॉर्क भेजा जाता है। और पत्रिका मतलब कह रहा है किसी चीज को अगर न्यूयॉर्क से बनाना है तो यहाँ से मुंबई भेजते हैं, मुंबई से फिर न्यूयॉर्क ऑर्डर में जाएगा, वहां से छप के फिर पुनः एरोप्लेन से आएगा, पुनः वहां से आपको मिल जाएगा। यानी कोई भी चीज अब आसान हो चुकी है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब कोई चीज क्या है, हार्ड नहीं है, ना तो कॉस्टली है, ना तो समय की लागत है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विदेशी व्यापार में विदेशी निवेश। कल जो होगी आपका ये लेसन समाप्त हो जाएगी। ठीक है, एक लेसन बच जाएगा, तो वो लेसन हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ने के पुनः बाद उसको समाप्त कर लेंगे। तो इस लेसन का जितना क्वेश्चन बनता है आप लोगों को क्वेश्चन बना लेनी है। और लॉकडाउन तो 17 तक बढ़ चुकी है, पुनः आप लोग 17 तक आपके सारे बुक खत्म हो जाएंगे। चलिए, ये भी ऐसी चीज है, सारे बुक खत्म हो जाएंगे और अब वहां जो कोचिंग पे होगा सिर्फ आपका रिवीजन होगा, मतलब क्वेश्चन सुनाई होगा और बनाई होगा। तो इसलिए आप लोग टोटल क्वेश्चन को बनाए, घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपनी पढ़ाई करें। और जितना पढ़ाई हो चुका है वो सबका फेयर मुझे चाहिए। ठीक है, जय हिंद।